नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से लेकर 1739 ईस्वी तक चला था। यह मध्यकालीन भारत का इतिहास का पार्ट 1 है जो लोधी वंश तक चलेगा। तो आज का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देखते हैं, तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को सबसे पहले देखेंगे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु क्षेत्र में सर्वप्रथम दिरहम सिक्का चलाया और खजूर की खेती प्रारंभ कराई। भारत में प्रथम बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। भारत में कुरान का सर्वप्रथम अनुवाद सिंधी भाषा में हुआ। अब अगला देखते हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, गजनवी साम्राज्य की स्थापना अलपतगीन नामक तुर्क सरदार ने की, जो यामनी वंश का था। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन के नेतृत्व में हुआ, जो गजनवी का दूसरा शासक था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, सुबुक्तगीन के दो पुत्र कासिम महमूद व इस्माइल थे, जिसके बाद अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से गजनी का शासक बना। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, महमूद गजनवी गद्दी पर बैठने से पूर्व खुरासन का शासक था, जिसे बगदाद के खलीफा की स्वीकृति मिली। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, बगदाद के खलीफा बिल्लाह ने महमूद गजनवी को अमीन उल मिल्लत या मुस्लिमों का संरक्षक और यामिनुद्दौल की उपाधि दी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, मोहम्मद गजनवी प्रथम तुर्क था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, जो 907 ईस्वी में गजनवी की गद्दी पर बैठा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया, जिसका उद्देश्य केवल धन लूटना था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण सीमावर्ती क्षेत्रों में 1000 ईस्वी में किया। उसके बाद दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध व हिंद पर किया। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1020 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कलिंजर अभियान किया, जहां चंदेल शासक विद्याधर राय शासक था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, कलिंजर किले को जीतने में महमूद गजनवी को सफलता नहीं मिली। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 है, जिसमें उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, जिससे गजनवी को 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों के विरुद्ध हुआ। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण खैबर दर्रा से होकर किया था। महमूद गजनवी को भारतीय इतिहास में बुत किशन के नाम से जाना जाता है। महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक अल बरूनी भारत आने वाला प्रथम मुस्लिम था, जिसने पुराणों का अध्ययन किया और संस्कृत भाषा को सीखा। अल बरूनी का मूल नाम अबू रिहान था, जिसने 1030 ईस्वी में किताब उल हिंद, इसका हिंदी में है अर्थ भारत के दिन, की रचना किया था। महमूद गजनवी के दरबार में उत्तरी नामक विद्वान ने तारीख यामनी की रचना की। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। अगला आप देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद गौरी वंश का उदय हुआ। मोहम्मद गौरी संसबनी वंश का था, जो गजनी का शासक बना, जिसका उद्देश्य भारत में तुर्की सत्ता स्थापित करना था।
मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किया, जो इसकी पहली विजय थी। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। अब देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में, जो भारत की गुलामी की शुरुआत थी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रथम तराई का युद्ध हुआ, जिसमें गौरी की पराजय हुई। और अगला पॉइंट है तराइन की दूसरी लड़ाई 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के पराजय हुई, जिस युद्ध से भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में कन्नौज के राजा जयचिंद को हराया था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत पर आक्रमण कर नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को 1205 ईस्वी में हराया था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है मोहम्मद गौरी ने भारत में जीते क्षेत्र को अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी चला गया था। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी और दूसरी ओर कलमा खुदा है। मोहम्मद गौरी की 1205 ईस्वी में अंतिम विजय खोखरों के विरुद्ध हुआ था। 15 मार्च 1206 ईस्वी में गजनी जाते समय दैमक नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई थी। अब अगला देखते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था। इसमें 5 वंश थे। पहला वंश है गुलाम वंश जो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक है। दूसरा है खिलजी वंश जो 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक चला था। तीसरा वंश है तुगलक वंश जो 1320 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक चला। अगला है सैयद वंश जो 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक चला। और पांचवा वंश है लोधी वंश जो 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था। तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में 5 मुस्लिम वंशों ने शासन किया, जिसमें थे पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। तो सबसे पहले हम लोग गुलाम वंश के बारे में देखेंगे। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक चला। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया था। तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को आइए देखते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जो एक मामलूक तुर्क था। गुलाम वंश की जानकारी मिन्हास उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी में मिलती है, जिसमें ऐबक को हातिम ताई कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता है था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई। हाथियों का दान देने के कारण ऐबक को पीलभक्ष कहा जाता था। ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी और उसका नाम सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर रखा। ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ऐबक का दरबारी हसन निजामी ने ताजुल मुहासिर की रचना की। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह अयोग्य शासक था, जो 8 महीने
शासक किया था। अब अगला देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में, जो 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। उसने 25 वर्ष तक शासन किया था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के ऐतिहासिक तथ्य के बारे में जानेंगे, इल्तुतमिश का परिचय, इल्तुतमिश के आक्रमण के स्थापत्य कला एवं साहित्य के बारे में आइए देखते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इल्तुतमिश ऐबक का दास था और बाद में दामाद भी बना, जो बदायूं का गवर्नर था। शमसी वंश का था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई, जिसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पदवी की स्वीकृति प्राप्त की। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, बगदाद खलीफा बिल्लाह ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि दी। मंगोल शासक चंगेज खान ख्वारिज्म के राजकुमार मांगबरनी का पीछा करते हुए भारत आया, तब इल्तुतमिश ने मांगबरनी को शरण देने से मना करके साम्राज्य की मंगोल आक्रमण से रक्षा की थी। इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक गुट बनाया, जिसका नाम तुर्क ए चहलगानी रखा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किया और तांबे का सिक्का जीतल और चांदी का सिक्का टका चलाया। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने सोने के अरबी सिक्के चलाए और स्वयं को नासिर उल मोमिन घोषित किया। अब आइए इल्तुतमिश के इक्ता प्रणाली क्या थी इसके बारे में देखते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की, जिसके तहत नगद वेतन की जगह सैनिकों को भूमि दी जाती थी। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी में नसरुद्दीन का मकबरा बनाया, जो भारत में बना पहला मकबरा है। इल्तुतमिश से न्याय चाहने वाले व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करते थे और इसने उज्जैन का महाकाल मंदिर ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1226 ईस्वी में हुई और इसका मकबरा दिल्ली में मदरसा ए मुइज़्ज़ी नाम से है। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज शाह बना। अब आगे देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में, जो 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में देखते हैं। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासिका बनी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा व टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी। रजिया ने अबिसीनिया निवासी जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर पद पर नियुक्त किया था। भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने रजिया के खिलाफ विद्रोह किया। तब विद्रोह दबाने के लिए रजिया ने अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया था। अक्टूबर 1240 ईस्वी को रजिया व उसके पति अल्तुनिया की हत्या कैथल के पास कर दी गई। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, रजिया के बाद बराहम शाह दिल्ली का शासक बना और उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1246 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासक बना। अगला देखते हैं नसरुद्दीन महमूद शाह के बारे में, जिसने 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक शासन किया था। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। नसरुद्दीन महमूद शाह संत प्रवृत्ति का सुल्तान था, जो टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, महमूद शाह ने बलवन को अपना वजीर नियुक्त किया और बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन से कराया।
नसरुद्दीन ने बलवन को अलुग खां की उपाधि दी और इसके दरबार में मिन्हाज ए सिराज रहता था। नसरुद्दीन के शासनकाल में हलाकू नामक मंगोल आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया, जिसको बलवन ने हराया था। अब आगे देखते हैं बलवन के बारे में, जिसने 1266 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक अर्थात 21 वर्ष तक शासन किया। बलवन ने तुर्क के चहलगानी को समाप्त किया था। बलवन की रक्त और लौह की नीति के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में देखते हैं। गयासुद्दीन बलवन गुलाम वंश का 9वां शासक था, जो इलवरी तुर्क था, जिसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलवन ने सर्वप्रथम तुर्क ए चहलगानी अर्थात 40 तुर्की सरदार के दल को एक एक कर समाप्त किया। बलवन ने विरोधियों को कुचलने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। बलवन ने दैवी राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया और जिले इलाही की उपाधि धारण की। बलवन ने दरबार में सिजदा या पैबोस प्रथा का प्रचलन प्रारंभ कराया और ईरानी त्योहार नौरोज की शुरुआत की। बलवन के दरबार में अमीर खुसरो व अमीर हसन नामक कवि रहते थे। बलवन ने अपने शासनकाल में दीवान ए बरीद, जो एक गुप्तचर विभाग था, दीवान ए बिजारत, जो एक वित्त विभाग था, दीवान ए अर्ज, जो एक सैन्य विभाग था, की स्थापना की थी। बलवन का उत्तराधिकारी कैकूबाद था और अंतिम गुलाम वंश का शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था। अब आगे देखते हैं अमीर खुसरो के बारे में। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाली गांव में हुआ था। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता था। अमीर खुसरो बलवन के दरबार से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के दरबार तक रहा, जो लगभग 7 राजाओं का शासन देखा था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और कव्वाली गायन शैली के जनक भी थे। इनका मूल नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो ने सितार और तबले का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो ने अपनी रचना नूप सिपेहर में भारत को स्वर्ग का उद्यान कहा था। अमीर खुसरो की अन्य रचनाएं जैसे तारीख अलाई, तुगलक नामा, देवल रानी व आवाज खुसर की थी। अब आगे देखते हैं खिलजी वंश के बारे में, जो 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक अर्थात 30 वर्ष तक चला था। तो इसके सबसे पहला शासक के बारे में देखते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का 1290 ईस्वी में किलोखोरी में राज्यारोहण हुआ। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने वाला पहला सुल्तान था। जलालुद्दीन ने ईरान के फकीर सिद्दीगौला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया था। जलालुद्दीन ने 1292 में अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में हुए मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया था। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान में रामचंद्र देव को पराजित किया और अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त की। अब आगे देखते हैं खिलजी वंश के बारे में के अगला शासक के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिसने 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया था।
तो चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में देखते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है, अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली व गुरसाप था, जिसका राज्यारोहण बलवन के लाल महल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की भांति विश्व विजेता और नवीन धर्म चलाने की योजना थी, मगर काजी अलाउल-मुल्क के कहने पर योजना त्याग दी थी। अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन देने व अस्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था, जिसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, जिस कारण उसे 1000 दिनारी कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। उसके दक्षिण अभियान का सेनापति मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, जिनसे निपटने के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। इसके समय मंगोल शासक दवा खां था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा प्रदान किया था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ अभियान किया, जहां का शासक राणा रतन सिंह व उसकी पत्नी रानी पद्मावती थी। मलिक मुहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना में रानी पद्मावती का जिक्र किया है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक काफूर ने कुछ समय के लिए उसके 6 वर्षीय पुत्र शहाबुद्दीन उमर को शासक बनाया और स्वयं उसका संरक्षण बन गया था। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी मुबारक खिलजी था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, बर्नी मुबारक खिलजी के बारे में लिखता है कि वह कभी नंगा होकर दरबारियों के बीच दौड़ता था। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, खुसरो खां खिलजी वंश का अंतिम शासक था। अब आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कार्य के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली विकसित की और माप तौल पर नजर रखने वाला अधिकारी मुहतसिब था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्न बिक्री के लिए सहना ए मंडी नामक बाजार बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर उपज का आधा कर दिया था और खम्स या लूट का धन 1/4 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया था। राजस्व एकत्र करने के लिए अलाउद्दीन ने मुस्तखराज नामक अधिकारी नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने शराब व मादक पदार्थों पर रोक लगा दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा व 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए थे, दुधारू पशुओं पर चराई कर और झोपड़ियों पर घरी कर लगाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना बाजार नियंत्रण के लिए की थी। अब आगे देखते हैं तुगलक वंश के बारे में, जो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक यानी 94 वर्ष चला था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गियासुद्दीन तुगलक के बारे में, जिसने 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन किया। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में देखते हैं। तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की, जिसका मूल नाम गाजी मलिक था। गियासुद्दीन ने 23 बार मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया था, जिस कारण उसे मलिक उल गाजी की उपाधि दी गई थी।
गयासुद्दीन पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया और डाक व्यवस्था अच्छी की। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन की कठोर नीति के खिलाफ उदारता की नीति अपनाई, जिसे रस्म ए मियान कहा गया। गयासुद्दीन ने तेलंगाना को जीतकर उसकी राजधानी वारंगल को सल्तनत में मिलाया और वारंगल का नाम सुल्तानपुर रखा। गयासुद्दीन तुगलक के प्रश्न पर निजामुद्दीन औलिया ने कहा, दिल्ली अभी दूर है। जब शेख को राजधानी छोड़ने को गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था। गयासुद्दीन ने दिल्ली में रोमन शैली में तुगलकाबाद बसाया, जिसके एक दुर्ग को 56 कोट कहा जाता है। अब अगले शासक के बारे में देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिसने 1325 ईस्वी से लेकर 1391 ईस्वी तक शासन किया। तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में देखते हैं। दिल्ली सुल्तानों में से मोहम्मद बिन तुगलक सबसे विद्वान सुल्तान था, जिसका मूल नाम जूना खान या उलुग खान था। मोहम्मद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास में पागल, सनकी व रक्त पिपासु नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था, जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखी और 1342 ईस्वी में राजदूत के रूप में चीन गया। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने पहला शासक था जिसने योग्यता के आधार पर नियुक्ति की। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तित की और उसका नाम दौलताबाद रखा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में तांबे व पीतल के सिक्के चलाए और चांदी की अदली नामक मुद्रा चलाई। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, हुमायूं की पहाड़ियों पर कराचिल अभियान मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ, जिसमें उसकी पराजय हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह गया और वह हिंदुओं के त्योहारों में भी भाग लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां पनाह नगर की स्थापना की और इर्शा ए महूर नामक पुस्तक लिखी और उसने फतवा ए जहादरी नामक पुस्तक लिखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जियाउद्दीन वर्नी रहता था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1391 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद बदायूनी कहता है कि लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। अब आगे देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जिसने 1391 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक यानी 37 वर्ष तक शासन किया था। तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई और हिंदू माँ का पुत्र था, जिसका नाम नैला देवी था। फिरोज शाह तुगलक का पहली बार ठट्टा में राज्याभिषेक व दूसरी बार दिल्ली में राज्याभिषेक हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने फतुहात ए फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी थी। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया व हिंदुओं को जिम्मी कहता था। फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने चांदी की संसगनी मुद्रा और
तांबे के अघ व भिख नामक मुद्रा चलाई। फिरोज शाह तुगलक ने अनेक नहरों का निर्माण कराया और सिंचाई कर लगाया जो उपज का 1/10वां भाग था। 1/10वां भाग था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, सल्तनत काल में सर्वाधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के समय थी, जिसके प्रबंधन के लिए दीवान-ए-बंदगान नामक नया विभाग बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम महिलाओं, अनाथों के देखभाल के लिए दीवान-ए-खैरात नामक दान विभाग की स्थापना की थी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक ने अनेक नगरों की स्थापना की, जिसमें जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद व फतेहाबाद आदि प्रमुख हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर व पुरी का जगन्नाथ मंदिर नष्ट किया था। फिरोज शाह तुगलक ने राजकीय खर्च पर हज यात्रियों के लिए हज यात्रा की व्यवस्था कराई थी। प्रशासनिक सुधारों के कारण फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने निर्धन वर्ग के लिए निःशुल्क खैराती अस्पताल दारुल सफा का स्थापना की। अब देखते हैं फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों के बारे में। फिरोज शाह के बाद तुगलक शाह द्वितीय शासक बना। 1398 ईस्वी में दिल्ली पर तैमूरलंग का आक्रमण हुआ, जिस समय दिल्ली का शासक नसरुद्दीन महमूद शाह था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, नसरुद्दीन महमूद शाह के लिए कहा जाता है इसका शासन दिल्ली से पालम तक था। महमूद शाह ने अपनी सत्ता को दौलत खां लोदी को सौंप दी। अब आगे देखते हैं सैयद वंश के बारे में, जो 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक चला। इसमें 4 शासक ने शासन किया। पहला है खिलजी खां, दूसरा है मुबारक शाह, तीसरा है मोहम्मद शाह, चौथा है आलम शाह। तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में देखते हैं। सैयद वंश के संस्थापक खिलजी खां था, जिसने रैयत-ए-आला की उपाधि ग्रहण की, जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। खिलजी खां तैमूर के पुत्र शाहरुख को नियमित रूप से कर दिया करता था। वह एक शिया वंशी था। खिलजी खां का उत्तराधिकारी मुबारक शाह था, जिसने शाह की उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह के दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहता था, जिसने तारीख-ए-मुबारक शाही की रचना की थी। मुहम्मद शाह ने अफगानी बहलोल को खान-ए-खाना की उपाधि दी और सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन शाह आलम था। अब आगे देखते हैं लोदी वंश के बारे में, जिसने 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक यानी 76 वर्ष तक शासन किए थे लोदी वंश के शासकों ने। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, बहलोल लोदी ने दिल्ली में अफगान राज्य की स्थापना की, जिसका शासन 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक चला। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बहलोल लोदी था, जिसने 38 वर्ष तक शासन किया था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहता था और उनके खड़े रहने पर स्वयं खुद खड़ा रहता था। बहलोल लोदी ने बहलोल नामक सिक्का चलाया। अब आगे देखते हैं सिकंदर लोदी के बारे में, जिसने 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक चलाया था। इसके धार्मिक स्थिति के बारे में देखेंगे, सैन्य सुधार और आर्थिक सुधार, न्यायिक सुधार, निर्माण कार्य और साहित्यिक कार्य। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं।
सिकंदर लोदी की मां हिंदू थी और लोदी वंश का सबसे महान शासक सिकंदर था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था और उसने संगीत ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी की रचना की। सिकंदर लोदी ने भूमि की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया था। सिकंदर लोदी ने महिलाओं को पीरों व संतों की मजारों पर जाने से प्रतिबंध लगाया। सिकंदर लोदी पहला शासक था जिसने खुम्स या लूट के धन में से हिस्सा नहीं लिया। मोठ के मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर ने किया। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, सिकंदर लोदी ने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़े को मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे दी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था जिसने 1526 ईस्वी तक शासन किया था। अब आगे महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खां लोदी व आलम खां ने न्योता दिया था। अब आगे देखते हैं सल्तनत काल की शासन व्यवस्था के बारे में। तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, सल्तनत काल में ऐबक के समय राजधानी लाहौर व इल्तुतमिश से लेकर तुगलक वंश तक की राजधानी दिल्ली और सिकंदर व इब्राहिम लोदी के समय राजधानी आगरा थी। सल्तनत काल में देवल एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। सल्तनत कालीन मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। केंद्रीय प्रशासन का मुख्य सुल्तान होता था। दीवान ए विजारत या राजस्व विभाग का प्रमुख वजीर या प्रधानमंत्री का होता था। दीवान ए रसालत विदेश विभाग से संबंधित था और दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग से संबंधित था। सदर उस सुदूर धार्मिकों मामलों का प्रमुख होता था और काजी उल कुजात सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। मजुमदार उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था और मुस्तौफी ए मामलिक महालेख परीक्षक होता था। सल्तनत काल साम्राज्य अनेक प्रांतों में बटा था जिसे इक्ता विलायत या सूबा कहा जाता था जिसका प्रमुख मुख्ता या वली होता था। प्रांत अनेक जिलों या सीकों में विभक्त था और सीक अनेक परगनों में विभक्त था जिसका प्रमुख आमिल या नजीम होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका प्रमुख मुकद्दम होता था। अब सैन्य के बारे में देखते हैं। दीवान अर्ज या सैन्य विभाग का मुखिया आरिज ए मुमालिक होता था जिसकी स्थापना बलबन ने की। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने और अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था। पुनः फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ की। बारूद को फेंकने वाली मशीन को मंगलिक या अराद कहते थे। सुल्तान की अस्थायी सेना खास खेल होती थी और सैनिक अस्थायी या वजहीस और अस्थायी होते थे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, मुतवो दो घोड़े वाले सैनिक को कहा जाता था जिसमें सुल्तान के नीचे खान होते थे। सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को सरखेल कहा जाता था। 10 सरखेल सिपह सलार अमीर मलिक खान के 10 के गुणज में राजस्व या न्याय विभाग था। इस्लामी कानून के स्रोत कुरान, हदीस, इजमा व कयास होते थे।
सुल्तान काल में लगान निर्धारण करने वाली जमींदारी व्यवस्था को मुक्ताई कहा जाता है। पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारण करने वाली पद्धति को मसाहत कहा जाता था और अन्य पद्धति बटाई थी। सल्तनत काल में खालसा भूमि सरकारी भूमि होती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दान की गई भूमियों को भी खालस भूमि में बदल दिया। खराज गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था, उन मुसलमानी से लिए जाने वाला भूमि कर था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है जकात मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर व जजिया गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है हर्ब ए सर्ब एक प्रकार की सिंचाई कर था और चरी कर चरागाह पर लगाया जाता था। आगे देखते हैं सल्तनत काल साहित्य व स्थापत्य। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखते हैं। तारीख है फिरोज शाही व फतवा ए जहादरी रचना जियाउद्दीन बरनी की है व ताज उल मासीर रचना हसन निजामी की है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है सलातीन ए अफगान रचना अहमद यादगार की है, जबकि आशिक जो देवल रानी व खिरजा खां की प्रेम कथा हमीर खुसरो की रचना है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है सल्तनत काल के शासकों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद कुवत उल इस्लाम मस्जिद है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1195 से 1199 के बीच किया था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है शमसी मस्जिद का निर्माण बदायूं में इल्तुतमिश ने और लाल महल का निर्माण बलबन ने दिल्ली में किया था। सिरी किला का निर्माण दिल्ली में मंगोल आक्रमण से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बलबन के मकबरे पर पहली बार मेहराब का प्रयोग हुआ। सल्तनत काल में पूर्णतः इस्लामिक शैली की मस्जिद जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। विजय मंडल व आदिल शाह का किला का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। बड़े खां और छोटे खां का मकबरा का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया। भारत का पहला मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा, जिसमें दोहरे गुंबज का प्रयोग हुआ है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है अलाई दरवाजा सल्तनत काल की पहली इमारत है जिसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ। तो इस वीडियो में बस इतना ही थी। अब मध्यकालीन इतिहास का दूसरा पार्ट जल्द ही आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।